गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा कल आप लोग ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, कैसे क्यों होता है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट होता है एक प्लांट के लिए, कैसे यूटिलाइज करता है वो उसे। कल हमने उसकी इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा कि बेसिकली क्या होता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं। 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। जब ये चारों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज बेसिकली, है ना। ये किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन और वाटर ये एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ किए जाते हैं। फिर हमने पूरे स्टेप बाय स्टेप इसको डिटेल में किया। अब हम करते हैं कि क्लोरोफिल तो हमने देख लिया क्यों नेसेसरी होता है। अब इसके नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं हम। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमें उस प्लांट को। क्लास 9th में वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं ये? विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। लीफ की सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं ना स्टोमेटा। नाउ मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिकॉज फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए इन स्टोमेटा को हम यूज़ करते हैं, दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली इनसे गैसियस एक्सचेंज होता है। किसका? कि कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तो इन होती है, प्लांट के अंदर आती है, और जब वो प्रोसेस फिनिश हो जाता है तो O2 रिलीज़ होती है। ठीक है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट but it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of the stem, roots and leaves as well। यानी ये स्टेम से भी होता है गैसियस एक्सचेंज, रूट से भी होता है और लीव से भी होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। अब यहाँ पर खाली एयर का एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ पर वाटर का भी एक्सचेंज होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी एक्सचेंज किया जाता है। द प्लांट क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट जो है वो क्या करता है? क्लोज कर लेता है इन पोर्स को। देखो यहाँ पे ये फिगर में दे रखे है ना, ये आपके स्टोमेटल पोर है ये पोर्शन, और इसको ये साइड से प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे गार्ड सेल्स। और इन गार्ड सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल किस चीज़ में हेल्प करता है? ग्रीन रहने में हेल्प करता है उस पर्टिकुलर प्लांट की। ठीक है, तो सेकंड वाले में आपको क्लोज स्टोमेटल पोर दिखा रखा है। यहाँ पे क्लोज का क्या मतलब है? कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चल रहा है, यानी उस स्टोमेटल पोर को, उस प्लांट को क्या नहीं चाहिए? CO2 नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। तो उसने क्या कर लिया? अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लिया। वहीं पर ही जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा था तो स्टोमेटल पोर ओपन था। ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस कर रही थी। So the opening and closing, एक सेकेंड। So the opening and closing of the pore is a function of a guard cell। यानी ये guard cell ensure करता है कि कब वो open होगा और कब वो close होगा। The guard cell swell when water flows into them। जब पानी उसमें आ जाता है तो वो swell up हो जाते हैं, फूल जाते हैं, causing the stomatal pore open। और जिसकी वजह से stomatal pore जो है, स्टोमेटा जो है वो open हो जाता है। सिमिलरली जब पानी उसमें नहीं होता है तो वो shrink कर जाता है stomatal cell, stomata that means। और क्या होता है? जो stomatal pore होता है वो close हो जाता है। ठीक है,
सो इससे प्रीवियस एक्टिविटी में हमने देखा कि एक प्लांट के लिए क्लोरोफिल बहुत नेसेसरी होती है बेटा। अब इस एक्टिविटी में हम ये चेक करेंगे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी उतनी ही नेसेसरी होती है एक प्लांट के लिए या नहीं। नाउ टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली ऑफ द सेम साइज़, लगभग सेम साइज़ के हमें अच्छे प्लांट्स लेने हैं। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, 3 दिन के लिए उन्हें अंधेरे कमरे में रख दो। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। Now place each plant on the separate glass plate. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of the one plant. अच्छा, अब इन दोनों प्लांट्स को आप सेपरेट ग्लास प्लेट्स में ले लो और क्या करो बेटा, एक वॉच ग्लास ले लो, यानी एक कटोरी टाइप कुछ ले लो जिसके अंदर आप थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो और एक प्लांट के साइड में रख दो। Now the potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. इस चीज़ को याद रखना कि जो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिस प्लांट के पास में रखोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। सो कवर द प्लांट विथ सेपरेट बेल जार्स, जैसा फिगर में शो कर रखा है। आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो ताकि वो बिल्कुल एयर टाइट रहे, उसके अंदर एयर बिल्कुल भी ना जाए। ठीक है, देखो ये आपको डायग्राम में शो कर रखा है कि हमें कैसे करना है। इन्होंने 2 प्लांट्स ले लिए हैं, प्लांट नंबर 1 एंड प्लांट नंबर 2। अब इसके अंदर एक के अंदर इन्होंने ये क्या रख दिया है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, दूसरे में इन्होंने कुछ भी नहीं रखा है और दोनों को ये बेल जार से कवर कर दिया है ताकि बिल्कुल भी एयर इन तक ना पहुँचे। अब कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 days, यानी 2 घंटों के लिए क्या करना है, हमें उन प्लांट्स को धूप में रख देना है। अब उनमें से एक एक लीफ को प्लक कर लो, तोड़ लो और उसमें क्या करना है, प्रेजेंस चेक करना है, किसका, स्टार्च का। तो बताओ ज़रा स्टार्च का प्रेजेंस हम कैसे चेक करते हैं। लास्ट एक्टिविटी में जब हमने स्टार्च का प्रेजेंस चेक किया था तो क्या यूज़ किया था, आयोडीन टेस्ट किया था, आयोडीन यूज़ किया था। सेम चीज़ अब इसमें भी हम करते हैं, आयोडीन टेस्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ। जब हम देखो ये फर्स्ट वाले में इस फर्स्ट प्लांट में आयोडीन टेस्ट करेंगे इसकी लीफ के साथ, तो क्या ये लीफ जो है वो ब्लू ब्लैक में चेंज होगी, नहीं, नो। और जब हम सेकंड प्लांट में आयोडीन टेस्ट करेंगे इसकी लीफ के साथ तो जो हमारी लीफ है वो चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसने सारा का सारा CO2 तो एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। अब हमारे पास सिर्फ 3 कंपोनेंट्स ही रह गए, कौन कौन से, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल। चौथा कंपोनेंट होगा ही नहीं तो क्या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा, नहीं। बल्कि जबकि अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो इसके अंदर जब हमने 2 आवर्स के लिए सनलाइट में रख दिया था तो दोनों को सनलाइट भी मिल गई, वाटर भी होगा एंड क्लोरोफिल तो हर प्लांट में होती ही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। तो चारों के चारों कंपोनेंट्स जो हैं इसके पास हैं, दैट मीन्स इसने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लिया होगा। समझ आ गया। तो आपका ये जो प्लांट होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत नेसेसरी होता है। Now based on the 2 activities performed above can be designed an experiment to demonstrate कि सनलाइट भी एसेंशियल होती है हमारे लिए बहुत बेटा। कैसे, आप अगर खुद भी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं कि एक प्लांट को आप डिम लाइट में या अंधेरे कमरे में रख दें और दूसरे प्लांट को आप कहाँ रख दो, सनलाइट में। 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, आपको इतने दिन में ही फ़र्क नज़र आ जाएगा कि वो प्लांट जो आपने कहाँ रखा है, सनलाइट में रखा है, वो तो बहुत ग्रीन होगा, अच्छे से
ग्रीनरी शो करेगा और हेल्दी प्लांट उगेगा, बट वो जो आपने सनलाइट में नहीं रखा है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल मुरझा जाएगा. दैट मीन्स सनलाइट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द photosynthesis. Okay, so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need raw materials for building their body. और वो raw materials water, carbon dioxide, sunlight, and the fourth is chlorophyll. Now water used in photosynthesis is taken up by the soil, by the roots of terrestrial plant, है ना, रूट्स के थ्रू ही तो एब्जॉर्ब किया जाता है सारा. अदर मटीरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. बाकी सारी चीज़ें सॉइल से ले ली जाती हैं. और नाइट्रोजन जो बहुत 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 मेन कंपोनेंट होता है, मेन एलिमेंट है, प्रोटीन सोर्स है हमारा, और बाकी के जो अदर कंपाउंड है ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट और निट्रेट्स. आपने ये साइकिल के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था कि वो नाइट्रेट्स और निट्रेट को कन्वर्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और इट इज़ टेकन अप as organic compound which has been prepared by the bacteria from the atmospheric nitrogen. और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का काम कौन करता है, हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया. और ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, लेग्यूम प्लांट्स की, लेग्यूमिनस प्लांट्स की न्यूड्यूल्स में. याद है ना, यस, समझ आ गया कि ये चारों के चारों कंपोनेंट्स कौन कौन से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, चारों के चारों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी हैं. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हम एनिमल्स फॉलो करते हैं बेसिकली, जिसमें हम डिपेंडेंट कहलाते हैं अदर एनिमल्स पे और प्लांट्स पे, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय समवन एल्स एंड वी विल जस्ट यूज़ इट और कंज्यूम इट. ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट. द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन differ depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by an organism. आपने देखा होगा वो ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल हैं, यानी ज़मीन पे रहते हैं, लैंड एनिमल्स हैं, उनका खाना अलग है, उनकी फूड की अवेलेबिलिटी अलग है. वहीं पर ही वो जो वाटर एनिमल्स हैं उनका अलग है, हम ह्यूमंस का एनिमल से अलग है. सो दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द टाइप, आप कौन से टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल. फॉर एग्जांपल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, जैसे ग्रास है, और मोबाइल जैसे डियर है जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस चला जाता है. ठीक है, वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव apparatus used by a cow or a lion. ठीक है, सी मेरी बात ध्यान से समझना. आपका एक स्टेशनरी सोर्स जिसे हम ग्रास कहते हैं, जिसे काव खा रही है, वहीं पर ही आपका एक फूड सोर्स जो कि मोबाइल है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल कर सकता है. डियर जिसे लायन खा रहा है. अब इन दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू और इनके फूड के को एक्सेस करने का तरीका दोनों डिफ़र करेंगे. दिस इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज by which the food is taken in and used by an organism. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. For example, हमारा फंजाई, yeast, मशरूम, ये सब क्या करते हैं, अपनी जो फूड मटेरियल है उसको अपने बॉडी में लेकर उसको ब्रेक डाउन करके और एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिकॉज ये सिंगल सेल्ड होता है हमारा yeast, है ना. Other take in whole material and break out inside their body. What can be taken in or broken down depend on the body design. See, जो yeast वगैरह होते हैं ये उस फूड मटेरियल को
बाहर ही क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर अंदर आकर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें से जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो ले लेते हैं। बट अदर ऑर्गेनिज्म में, कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे हम में भी, हम क्या करते हैं, अंदर उस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे आपने क्या खाया, वीट खा, ठीक है, रोटी खाई, चपाती खाई जो वीट से बनी हुई है। अब आपने जब उसको अंदर बॉडी के अंदर ले लिया, उसके बाद आप उसका ब्रेक डाउन करते हो बेटा, जितने भी इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो आप तब लेते हो उसमें से, ठीक है। नाउ व्हाट कैन बी टेकन इनटू इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। वो आपकी बॉडी डिज़ाइन और फंक्शनिंग पर डिपेंडेंट करता है। Some other organisms derive nutrition from plants and animals without killing them, जिन्हें हम पैरासिटिक भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी पर डिपेंडेंट होते हैं बट आपको मारते नहीं हैं। जैसे आप इसमें लीच का एग्जाम्पल ले सकते हो। लीच क्या करती है, जो क्या करती है, आपकी बॉडी पे चिपक जाती है बिल्कुल, और आपकी बॉडी का सारा ब्लड सक कर लेती है ना। टेपवॉर्म, कसकटा, जैसे हम अमरबेल कहते हैं, टिक्स, लाइस, ये सारे क्या करते हैं, आपकी बॉडी पर डिपेंडेंट रहते हैं, आपकी बॉडी पर ज़िंदा रहते हैं बट आपको मारते नहीं हैं, ठीक है, विदाउट बेसिकली हार्मिंग और किलिंग द ऑर्गेनिज्म। हार्म तो थोड़ा बहुत करते ही हैं बट किल नहीं करते हैं। अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। सबसे पहले यहाँ पर हम मल्टी सेलुलर की नहीं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। that how this single cell organism, whom yeast, obtain its food. Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. जैसे in single cell organism the food may be taken by the entire surface, but एक complex organism में, यानी एक multicellular organism में स्पेशल चीज़ या स्पेशल ऑर्गन होते हैं बेसिकली, जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को। फॉर एग्जांपल, अमेबा टेक्स इन फूड यूजिंग अ टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। देखो, जिसे हम सूडोपोडिया भी कहते हैं, ये है अमेबा, ये उसका न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल है यहाँ पर। अब ये क्या करता है, अमेबा अपनी बॉडी को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे में चेंज करता है और फूड पार्टिकल्स के साइड्स में पूरी बाउंड्री बना लेता है। जैसे अगर ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है मेरा, तो ये क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल के यहाँ पर पूरी बाउंड्री बना लेगा, इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। एक फॉल्स फीट बनाता है, एज इन इसके कोई फीट नहीं होते हैं, एक टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फॉल्स फीट आप इसको कह सकते हो, ये बनाता है ये, और उसे हम सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। नाउ 1 second. Now inside the food vacuole, complex substances are broken down into the simpler one, which then diffuses into cytoplasm, and the remaining undigested material is moved out to the surface of the cell and throughout. अब यही food vacuole में, यहाँ पर ये आपका food vacuole है ना, यहीं पर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन किसका, इस फूड का, किसमें, सिंपल कंपोनेंट में, यहीं पर ही। अभी इसने अंदर नहीं लिया, यहीं पर ही इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये जब सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है तो ये पूरा साइटोप्लाज्म का जो इस अमेबा का हिस्सा है ये इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो भी रेजिड्यूल होता है, जो भी वेस्ट होता है, वो इस अमेबा के सेल के किसी भी जगह से, जैसे सपोज़ यहाँ से निकल गया, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो इसकी बॉडी में से कहीं से भी निकल जाता है, ठीक है।
The remaining undigested material is moved out to the surface of the cell and throughout बाहर निकल जाता है. In paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape. एक particular shape होती है. क्या अमेबा की भी एक particular shape होती है? ज़रा सोचो, होती है क्या? नहीं, अमेबा की एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, ये चेंज करता रहता है अपनी शेप. बल्कि जबकि पैरामीशियम की एक पर्टिकुलर शेप होती है एंड द फूड इज़ टेकन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट. बट क्या अमेबा में एक स्पेसिफिक पॉइंट से फूड लिया जाता है? नहीं लिया जाता. अमेबा यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर एनगल्फ कर सकता है. ठीक है. Now food is moved to this spot by the movement of the cilia. cilia thread like structure होता है किसमें? पैरामीशियम में. अमेबा में क्या होता है, कैसे वो फूड को एनगल्फ करता है अपने अंदर? सूडोपोडिया के थ्रू, यानी फॉल्स फीट के थ्रू. जबकि पैरामीशियम कैसे करता है? सीलिया के थ्रू, एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू, विच कवर्स द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल. जो बेसिकली पूरे सेल में उसके सीलिया होते हैं और उसी से ही वो अपना फूड अंदर लेता है. ठीक है, तो ये हमारा हेट्रोट्रॉप्स थे, जिसमें से अभी हमने सिर्फ यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ा कि कैसे अमेबा और पैरामीशियम अपना फूड अंदर लेते हैं. ठीक है.